चलो देखो, कल जो सवाल पढ़े थे ना उससे आगे अब सवाल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। उससे अगला सवाल जो क्या है, विस्तृत वाला क्वेश्चन है। ये भी दिया है कि एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेमी है तथा व्यास 7 सेमी है, तो ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ से क्या करेंगे, ठोस का आयतन पूछा है ना, तो दिया जो दिया है वो लिख लो। ठीक है, एक चीज पहले देखो, फिगर थोड़ा सा हम बना रहे हैं। जैसे ये बेलनाकार है कोई, ठीक है, और ये भी क्या है, बेलनाकार है। लेकिन जानते हैं दोनों बेलनाकार के दोनों सिरों पर ऐसा अर्धगोला टाइप का है। बात समझ आया? इस तरह से क्या है, अर्धगोलाकार है। अब देखो, अब एक चीज दिया ना, अर्धगोलाकार है। ठोस की कुल ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना दिया है, 20 सेमी। क्या दिया है, 20 सेमी, तथा व्यास दिया है 7 सेमी। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 7/2 सेमी। होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये चीज बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? क्यों? ये भी तो त्रिज्या हो जाएगा, तो ये भी 7/2 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7/2। बोलो, इतना समझ आ रहा है ना? तो अब पूछा है कि इस पूरे ठोस का आयतन क्या होगा। तो ठोस का आयतन क्या होगा, इस अर्धगोले का आयतन निकाल लो, फिर इस अर्धगोले का, फिर इस बेलन का, और सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो ये देखो, उतना ही त्रिज्या का उतना ही त्रिज्या का ही है, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। तो एक गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, यानी कि हम चाहेंगे तो त्रिज्या दिया है ना यहाँ r बराबर, यानी कि बेलन का, हम मतलब व्यास दिया है तो त्रिज्या तो वही हो जाएगा ना। तो हम क्या मान लेंगे कि बेलन का और अर्धगोले का त्रिज्या क्या है, समान है ना। तो यहाँ से लिख लेंगे कि बेलन का तथा अर्धगोले का त्रिज्या कितना है, 7/2 सेमी। ठीक है, 7/2 सेमी, यानी दोनों का त्रिज्या क्या है, 7/2 ही सेमी है। ठीक है, तो दो बेलन के दोनों सिरों के अर्धगोलों को मिलाने से क्या बनेगा, एक गोला बनेगा ना। तो सीधा सीधा हम क्या लिख ले, एक गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण ठोस का आयतन हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे क्या कि संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। बोलो, होगा? तो बेलन का ऊंचाई देखो, ये 7/2 और ये 7/2, तो ये दोनों जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7। अरे 3.5 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये 7 के बराबर हो जाएगा। तो है पूरा कितना है, ऊंचाई 20 है, तो खाली बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 13। बोलो, होगा कि नहीं होगा? यानी बेलन की ऊंचाई कितनी, 13। अब कुछ है ही नहीं है सवाल में। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ और प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई r² h। बस, अब कुछ है ही नहीं है सवाल में। अब यहाँ से कामन क्या ले लो, 4/3, और पाई का मान कुछ नहीं दिया रहता है तो 22/7, और r का मान कितना है, 7/2 का क्या है, q है, और प्लस 22/7 और इंटू r का मान वही है 7/2 का वर्ग, और h का मान कितना, 13। बस इसको हल करना है, तो 4/3। ठीक है, और एक चीज देखो, इसमें से कामन कुछ दिखाई दे रहा है ना, 22/7 कामन ले लो, और देखो 7/2 का स्क्वायर वाला ये कामन ले लो। क्यों, आसान हो जाएगा। जब यहाँ से ये निकल गया यहाँ से, तो ये बचेगा क्या, 4/3, और यहाँ से 3 बार है ना, तो 2 बार निकल गया तो खाली 7/2 हो जाएगा। बोलो, और ये सब निकल गया तो बचा गया 13। समझ आ रहा है? अब यहाँ से ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2, ये 2 दूना
तो 2 सतह 14/3 और प्लस 13 नीचे दिखाई दे रहा है। ये दिखाई देगा ना। चलो कोई बात नहीं, ऊपर लिख लेते हैं। हाँ ये कट जाएगा ना, 7 से 7 कट गया, 2 से ये काट दो 11 बार में, ठीक है। तो 11 से 77/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 77/2, ठीक है। ये आ गया 11 से 77/2 आ गया। गुणे ये 13 तियाँ 39 और 14, 39 और 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 53, ठीक है। यानी 53 बटा कितना 3। बात समझ आया। तो अब कुछ कटने पिटने वाला है कि नहीं, तो कुछ कट नहीं रहा है, तो आराम से क्या कर दो गुणा कर दो। तो 7 तरीके 21 और 7 पचे 35 और 2 37। कितना आ रहा है 40 81 आ रहा है ना उतना। अब बट्टे कितना 6। अब भाग कर दो तो ये हो जाएगा 6 के 36 और कितना बचा 4, तो 48 हो जाएगा। तो 6 8 48, ठीक है। यहाँ 1 बचा, यहीं शेष बच गया तो 0 हो जाएगा ना। और 6 का नाम 6 4 6 के 36 फिर 6 के 36 ऐसे आएगा। तो ये जगह 680.17 किस में आएगा सेमी क्यू में। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला सवाल दिया कि चित्र में यदि ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी है तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। फिगर दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये कितना नंबर में पूछा है 4 नंबर में, और कुछ है नहीं इस सवाल में, मतलब कि 4 नंबर फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। जो क्या है चित्र में जो दिया है पहले क्या लिख लेंगे, दिया है क्या ओ ए बराबर ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है। अच्छा ये देखो थोड़ा सा इसको दूसरे नज़रों से देखो तो ये हो जाएगा ओ ए बटे ओ डी बराबर ओ सी बटे ओ बी। नहीं कह सकते हैं, बोलो। अब ये चीज़ दिया है, उपपत्ति में हम लेकर चलते हैं, उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में हम लेकर चलेंगे त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी से, ठीक है। यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज, इससे लेकर चलेंगे। एक चीज़ देखो यहाँ से क्या चीज़ दिया है कि ओ ए बटे ओ डी बराबर ओ सी बटे ओ डी, और तुमको ये अनुपात के नियम से अगर ये चीज़ अनुपात आपस में बराबर होता है तो वो देख लो। इसमें जो दिया है सवाल क्या कि अब ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, तो ओ इससे हम क्या लिख सकते हैं ओ ए, और यहाँ से ओ सी को इधर लेता हो इंटू में है तो, ठीक है। और ये हो जाएगा ओ डी और इसी इंटू में है तो क्या आ जाएगा ओ बी, ठीक है। अब इसका उत्पत्ति त्रिभुज ये और ये ले लो, क्योंकि देखो इसी त्रिभुज को दोनों को समरूप बनाएंगे तभी कोण क्या आएगा बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको समरूप बनाना है तो एक चीज़ तो ये दिया है, ठीक है। और अब क्या होता है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती है तो क्या क्या कोण बनता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बराबर होता है ओ ए बटे ओ सी और ओ सी बटे ओ डी बटे ओ बी हो गया। और शीर्षाभिमुख कोण से कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, कौन सा कोण शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो गया कि ये देखो एक भुजा का अनुपात ये दूसरे भुजा का अनुपात आपस में क्या है बराबर है, और एक कोण बराबर है, तो त्रिभुज ये क्या हो जाएगा त्रिभुज ए ओ डी समरूप है त्रिभुज बी ओ सी, कौन से नियम से तो यस ए एस समरूपता नियम से, ठीक है। अब ये समरूप हो गया दोनों त्रिभुज, तो यस ए यस से। तो अब देखो भुजा का अनुपात ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी, ठीक है।
तो इन भुजाओं से चिपका हुआ कोण कौन है? ए है और कौन है? सी है। तो मतलब क्या, चूंकि समरूप है तो कोण भी क्या होगा? बराबर होगा समरूप वाला। तो इसलिए इसके आगे इसलिए कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी तथा कोण, अब देखो ओ बी, ओ डी बटे ओ बी, ये है ना। तो इन दोनों भुजाओं से चिपका हुआ कोण कौन सा? ये है और ये है, ठीक है। यानी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का कोण कौन सा? डी और बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोण डी बराबर कोण बी। प्रूव्ड, ठीक है। लिख लो, नोट करो। देखो अगला सवाल क्या दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या है ना, वो संख्या ही पूछा है। तो क्या करेंगे? माना दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y है, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगा? तो संख्या बराबर इकाई के मतलब y प्लस दहाई के मतलब 10x, ये होगा ना संख्या, ठीक है। ये संख्या हो गया। अब क्या करना है? प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब प्रश्न में क्या कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना है? 12 है। मतलब कि x प्लस वाई बराबर कितना? 12। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो रही है। यानी कि देखो जो अंक ये है ना, यानी कि 10x प्लस वाई, अगर अंकों का स्थान बदल दे तो ये क्या हो जाएगा? 10y प्लस x, यही होगा ना। तो क्या हो रहा है कि जो है संख्या बदलने पर मिल रहा है ना, वो दी गई संख्या से कितना अधिक हो रहा है? 18 अधिक हो रहा है। कौन है? ये। बात समझ आया? तो मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें से 18 को संख्या कम कर दे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 18 कम कर दे रहे हैं। अब इस सबको इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस का y माइनस का 10y बराबर कितना? माइनस का 18 होगा। अब इन दोनों में कॉमन कितना? 9x और ये माइनस का 9y बराबर कितना? माइनस का 18। तो ये 9 कॉमन ले लोगे तो x माइनस वाई बराबर कितना? माइनस का 18। तो 9 दूना तो x माइनस वाई बराबर कितना? -2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ोगे तो एक कितना है? x प्लस वाई, और ये 2 कितना है? x माइनस वाई, और इतना कि 12 प्लस ये माइनस का 2 हो जाएगा ना। तो y से y कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 2x, और ये माइनस 10, 12 में से ये 2 निकल जाएगा तो 10, तो 2 बचे 10, यानी x बराबर कितना? 5, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं आगे? अब यहाँ से डायरेक्ट लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो कितना हो जाएगा? x का मान कितना है? 5 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर 12 माइनस 5, तो y बराबर कितना? 7, ठीक है। तो पूछा क्या है? संख्या। तो अतः संख्या कितना है? ये है ना 10x प्लस वाई, यही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 10x का मान कितना है? 5, y का मान 7, तो 10 पचे 50 प्लस 7, तो 10 7 57। वह संख्या कितनी है? 57 है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से देख लो, तुम चाहते तो संख्या अगर लिखना होता तो इकाई का अंक y, तो पहले क्या होता है? इकाई फिर दहाई, दहाई कितना होता है? x है ना, तो 5, तो ये डायरेक्ट हो जाता है 57। ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आंसर मिलाना है कि ये सही है कि नहीं, तो वो संख्या 57 है। अगर संख्या पलट दें तो क्या बनेगा? 75 बनेगा ना। और जो दी गई संख्या है ये 57, इससे कितना अधिक हो जाएगा? 18। समझ आ रहा है? यानी 18 अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहा भी ये प्रश्न में क्या? 18 अधिक हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57। नोट कर लो।
देखो अगला सवाल दिया कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि कास ए प्लस बी बराबर माइनस का कास ए। ठीक है, एक चीज दिया है क्या कि ए बी सी क्या है, किसी त्रिभुज के अंतः कोण है। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो मतलब कि ये कहने का मतलब इसका ये है कि जैसे कोण ए है, ये मान लो बी है और ये सी है। ठीक है, ये दिया है तो हमको ये चीज़ लाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, किसी तुम क्या जानते हो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180। बात समझ आया? कहीं ना कहीं कि हम अगर ऐसे निकाले कि ए प्लस मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180। यानी कि हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। अगर जो लोग इसमें से नहीं जानते होंगे आज जान लो। ठीक है, कि क्या होता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा अगर देखो तो हमको एक तरफ बी और सी चाहिए, तो बस बी और सी एक तरफ रख लो, यानी कि बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण ए। अब दोनों पक्षों का क्या ले लो, कास है ना, तो कास ले लो। दोनों पक्षों का कास लेने पर जब कास लोगे तो ये जाएगा कास कोण बी प्लस कोण सी बराबर कास 180 माइनस कोण ए होगा। तो ये तो ऐसे ही रहने दो, कास चाहो तो ऐसे, अगर खाली बी प्लस सी दिया तो ऐसे बी प्लस सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बराबर कास 180 माइनस थीटा, यानी 180 में से घटाओगे तो किस चतुर्थांश में देती है। अरे देख लो यहाँ से यही होता है ना, ये होता है 90, ये होता है 180। तो 180 में से कुछ भी घटा दो तो दूसरे में जाएगा। और दूसरे में कौन कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक। कोसेक क्या होता है, प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, आल प्रथम में होता है, आल स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें खाली साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है माइनस में। मतलब 180 में से कुछ भी घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। और ये देखो 180 पर चेंज नहीं होता, ये दोनों क्या है, हाथ है, तो हाथ तो ये भी हाथ है, ये भी हाथ, तो इस पर चेंज नहीं होगा। मतलब चेंज किस पर होता है, ऊपर और नीचे, यानी 90 और 270 पर, 180 और 360 पर नो चेंज। ठीक है, यानी चेंज नहीं होता है। तो मतलब क्या होगा कि कास का तो कास से रहेगा, लेकिन 180 में से कुछ भी घटाओगे तो माइनस का होगा ना, क्योंकि साइन और कोसेक ही बस प्लस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कास थीटा, थीटा का मतलब ए, और सीधे क्या करना था, यही ना, तो हो गया प्रूफ। और कितना नंबर में पूछा था ये, 4 नंबर में। देखो फ्री में 4 नंबर मिल गया। चलो देखो अगला सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, तो सबसे पहले जो चीज़ ज्ञात करना है वही चीज़ क्या कर लो, मान लो। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना। अब क्या चलेंगे, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। एक चीज और दिया क्या है, दिया है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी दिया है ना, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना दिया है, 360 किलोमीटर। बस, और कुछ तो दिया नहीं है, एक मान लिए। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, 360 की दूरी तय करने में लगा समय। हाँ, अब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। समझ आया।
तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो अब देखो अगर मान लेते हैं कि टाइम जो भी है, ठीक है, जैसे समय अगर निकालना होता तो समय कितना होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यही होता है ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना 360 किलोमीटर और चाल कितना x, तो इतना घंटा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा समय, बात समझ आ रहा है। अब थोड़ा सा क्या है कि अब कह रहे हैं ना कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, ठीक है, यानी प्रश्न के द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, ये प्रथम शर्त से ये हो गया कि मतलब इतना घंटा लग रहा है, लेकिन द्वितीय शर्त क्या है कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वो यात्रा तय करने में 1 घंटा कम समय लग गया। बात समझ आया। तो फिर तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समझ आ रहा है ना। तो समय बराबर, फिर यहाँ से लिख लेंगे तथा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना 360 किलोमीटर, मतलब वही यात्रा तय कर रहा है, लेकिन अब नया चाल से जा रहा है। पहले चाल x किलोमीटर था तो अब चाल 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया, यानी x + 5, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x + 5। तो जो अब ये टाइम निकलेगा ना, तो जो टाइम लग रहा था उससे 1 घंटा कम लग रहा है। अब पहले इतना घंटा लग रहा था, अब इससे 1 घंटा कम। मतलब क्या हुआ कि 360 बटे x - 1, समझ आया, यानी 1 घंटा कम। बस अब इसी को क्या कर लेना, हल कर लेना है। तो इसको इधर लेकर आओ, तो 360 बटा x - 360 बटे x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अभी ऊपर से 360 कामन ले लो ना, तो क्या बचेगा 1 बटा x - 1 बटा x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या कर लो, तिर्यक क्या कर लो, गुणा कर लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा x + 5 माइनस का x बटे x² प्लस का 5x। समझ आया। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे कर दिए। तो ये हो जाएगा 360 है, देखो x से x कट गया, तो 360 × 5 और बटे क्या हो जाएगा x² प्लस का 5x बराबर का 1, ठीक। अब यहाँ से इसमें इधर लेकर जाओ तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, हाई गुणा करा दो, 5 0 यहाँ 0, 5 6 के 30 और 5 3 15, 15 3 18, कितना कह रहे थे ठीक है। तो ये इधर गुणा होगा तो ये जाएगा x² प्लस 5x, ठीक है। इसको इधर लेकर चले जाओ तो इधर बच जाएगा 0 और ये हो जाएगा x² प्लस का 5x माइनस का 1800। इसको सीधा लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, x² प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर 0। अब तुमको ये द्विघात समीकरण देखने लगा। 1800 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, कितना 5 आ जाए। तो कैसे करेंगे, 1800 का सिरे धाराचार्य से, सिरे धाराचार्य से तो हो जाएगा। हाँ 60 गुणे क्या करना है 30 करोगे तो 1800, 5 लाना है, 5 बताओ कितना होगा, सोचो। काम करना बंद, दिमाग काम करना बंद कर दिया। इस पर नहीं टूटेगा। देखो अगर इस तरह का जब भी सवाल हो तो तोड़ने का तरीका तुम लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा अभी बता देंगे डायरेक्ट, लेकिन देखो क्या होगा, 1800 है तो क्या करेंगे, ऐसे करो ना, इससे पहले तो तोड़ लो, 18 × 100 होगा। बता नहीं, लेकिन चलो पहले अभी देख लो, देखो कैसे आया वो चीज़, ठीक है। अब देखो ये 18 × 100 कर सकते हैं, इससे देखो 9 × 2 लिख सकते हैं ना, मतलब तोड़ लेते हैं खंडों खंडों में। ये 10 × 10, ठीक है। फिर ये 9 × 2, फिर ये हो जाएगा 5 × 2, फिर ये 10, फिर ये 5 5 तोड़ लो। ऐसे पहले इसको मिला कर, जैसे अब यही गुणा करते हैं तो फिर 9 दूना 18 आ जाता, फिर होता नहीं। तो अब इसको छोड़कर इसको ले लो तो 9 5 45 और ये जाएगा 2 दूना 4 और 4 दाम में 40, मतलब इसका भी गुणा करते तो क्या आता है 1800 आता है। अब 45 में से 40 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 5। समझ आया। तो कभी भी ऐसे तोड़ लेते हैं, एकदम अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 2 का ऐसे ले लो, ठीक है। और दिमाग जब काम न करे
तो बोर्ड में सीधा सीधा क्या आ जाए, द्विघात समीकरण टाइप का बन जाए तो क्या करो, डायरेक्ट सीधे धराचार्य नियम लगाओ, खटाक से आंसर लाओ। नहीं तो बोर्ड में ऐसे सोचने लगो कि कौन सा लगाएं, कैसे तोड़े, कैसे जोड़ा बनाए, तो पता चलेगा कि उसी में 15 मिनट गया। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ से डायरेक्ट सीधे धराचार्य से क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो सीधा सीधा आप सीधे धराचार्य से, नहीं तो अब देखो यहाँ बन गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ लिख सकते हैं 5 की जगह पर क्या, 45 माइनस 40 एक्स माइनस का 1800 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 45 एक्स माइनस का 40 एक्स माइनस का 1800 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक्स यहाँ से निकाल लो, तो एक्स प्लस का 45 और यहाँ से माइनस का 40 कॉमन ले लो, बिना सोचे समझे, क्योंकि एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, तो 40 निकालो, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में एक्स प्लस 45 तो बचा क्या, एक्स माइनस 40, तो ये तो एक बार ले लेंगे, दोनों का गुणनफल 0, तो एक एक क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो एक्स बराबर माइनस का 45। यह मान छोड़ देंगे इसलिए कि चाल को अभी भी माइनस बहुत होगा तो रुका रहेगा। ठीक है, अब माइनस में कैसे चलेगा, नहीं ना चल सकता है, बहुत होगा तो रुका रहेगा, चलबे नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 40 बराबर 0। अरे पीछे के तरफ भी ऐसे चलेगा तो अभी चलेगा ही, कोई ना कोई चाल से ही चलेगा। ठीक है, ये नहीं कि पीछे की तरफ चलेगा तो माइनस में चलेगा, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 40, और माने क्या थे तुम, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, यानी x का वैल्यू ये प्लस में आया, तो फाइनली क्या लिख सकते हो, अतः रेल गाड़ी की चाल बराबर कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर, 40 आया है 40 किलोमीटर पर आवर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 45 लिखा रहा था ना, मैंने माइनस वाला चाल, चलो प्लस का हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नोट करो जल्दी। देखो लास्ट क्वेश्चन, अब देखो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 1/x + 4 + 1/x - 7 = 11/30। अब यहाँ दिया x = 0, 4 और 7, मतलब x का मान 4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो अगर 4 के बराबर x का मान आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x का मान -4 दिया होगा क्वेश्चन में ना, -4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर -4 यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 7 रखोगे यहाँ तो 0 हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए वो नहीं होना चाहिए मान। ठीक है, बाकी उसको छोड़कर कुछ भी आ जाए चलेगा, लेकिन वही मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब इसको हल करोगे तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तिर्यक गुणा कर दें तो ये जाएगा x - 7, क्या हो जाएगा, x - 7 और इसका गुणा इसमें करोगे तो एक में तो x + का 4 और नीचे का नीचे कर लो तो x² माइनस का 7x, ये हो जाएगा प्लस का 4x और माइनस का 7 चौको 28, और ये हो जाएगा कितना, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये देखो x और x मिलकर कितना 2x, और यहाँ से देखो 4 में से 7 निकलेगा -3, बोलो, और ये हो जाएगा x², और देखो 4x में से 7 को निकल जाएगा तो -3x और ये -28 बराबर कितना 11/30। अब तिर्यक गुणा करा लो तो इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 11x², 11 × 33x और -11/88, 11 दूना 22, 22 और 8 30, 308 होगा ना, और यहाँ से कितना हो जाएगा 30 दूना 60x और 30 × 90, सबको इधर लेकर आओ तो 11x² माइनस का 33x और माइनस का कितना 60x और माइनस का 308, ये प्लस का 90 बराबर 0। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ से कि 11x² और ये देखो 33x और 60x दोनों माइनस का, लेकिन जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 93x, और ये हो जाएगा कितना, घटेगा ना, चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ा ये है, तो कितना हो जाएगा 218, हाँ 200 कितना आ जाएगा 218, सही है ना, पता नहीं तो अब देखो यहाँ से ये हो गया ना, घटा लो 8 9 21, ठीक तो है।
अब इस द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण हल करना, ये देखो अचर पद है ना यहाँ, तो 11 का गुणा किस में होगा 218 में, और गुणा कर कर ऐसा गुणनखंड करे कि जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए 93, यानी कि 11 गुणे 218। तो अभी नहीं कि कई लोग गुणा कर दो और फिर तोड़ो, तो फायदा क्या है, गुणा कर दो, इसी को अब तोड़ दो ना। 11 कितना 23, अरे गुणा नहीं करना है, गुणा इसको तोड़ कर ऐसा गुणा करो कि जोड़ने और घटाने पे फिर यही आ जाए इसका। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये टूटने वाला है ना, तो 2 से कर दो, तो 2 का नाम 2 और ये जाएगा 0 2 9 18 109। किसी को पढ़ा में तो 109 आता नहीं है, क्या आता है। तो अब देखो 11 दूना 22 गुणे 109, 109 में से 22 घटाओगे कितना आएगा, आ रहा है 93। 11 दूना 22 कहाँ आएगा 93 आएगा जी। अगर इसको घटाओगे यहाँ से तो 7 आएगा, ये 8 आएगा, 87 आएगा ना। जबकि हमारे सवाल में कितना है 93। तो 93 अब कैसे टूटेगा, अब 109 तो किसी का पहाड़ा में आता ही नहीं है, क्या आता है, नहीं आएगा ना, टूटेगा नहीं। तो अब ये कई उपाय है इसका कि आराम से क्या करो, जब गुणनखंड नहीं होता है तो कौन सा नियम लगाते हैं, श्रीधराचार्य नियम। तो सीधा सीधा श्रीधराचार्य नियम लगाओ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका श्रीधराचार्य नियम लगाएंगे तो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्योंकि ये 6 नंबर में सवाल दिया है तो 6 नंबर लायक देगा, ठीक है। तो ये जगह a बराबर 11, b बराबर -93 और c बराबर -218। और श्रीधराचार्य नियम x बराबर होता क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac बटे 2a होगा। अब x बराबर क्या हो रहा है, अच्छा अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का, अब b का मान कितना है 93, अब प्लस माइनस, और ये माइनस का 93 है तो ये क्या बन जाएगा प्लस का, अंडर रूट में b² का मतलब माइनस का 93 का क्या हो जाएगा वर्ग, और माइनस का 4, a का मान कितना है 11 और c का मान है -218। अब बट्टे में कितना आ जाएगा 2, a का मान है 11 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 93 प्लस माइनस अंडर रूट में 93 का वर्ग करो तो 3 3 का 9 और कितने बहुत सही 9 3 27 दूना 54 कर 4 और 9 9 81 5 86 49 आ रहा है, 87 49 कैसे करे थे, देख लो एक बार, फिर एक बार चेक कर लो, तब तक माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 11 बटे 88, 11 का नाम 11, 11 और 8 19 और 11 दूना 22, 22 और 22, 11 दूना 22 और 1 23 और 4 से ये गुणा कर दो, 4 और 8 32, इसका गुणा कराओ पूरा का, इसका गुणा कराओ ये पूरा, 4 गुणे 11 गुणे माइनस का 218 ये वाला गुणा कराओ, 4 8 32, 4 9 36, 36 और 3 39 और 4 23 चौको 92, 92 और 3 95, 95 92 आ रहा है, देख लो 11 दूना 22 तो जगह 93 प्लस माइनस आ रहा है। तो अब ये दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, यानी 95 और ये इसको, तो 9 2 11 और 4 9 13, 13 1 14 और 5 6 11, 11 और 1 12 और 9 8 17 1 18, बहुत सही, ये 22, ठीक है। अब इसका क्या निकाल लो 18,241 का क्या निकाल लो वर्गमूल निकाल लो, ठीक है।
तो 18,241 का वर्गमूल कैसे निकालोगे? 10, 5, 15, 1, 16, 11 से कटेगा, 11 का नाम 11। देखो एक दूसरा विधि से कैसे निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो ना, वर्गमूल विधि से, भाग विधि से वर्गमूल ही निकालना है ना। तो निकालोगे तो 1 से 1 का नाम क्या हो जाएगा? 1, ये कट गया, 8 2 उतारो, ये हो जाएगा 2, 82 आ गया ना, किससे? 4 बार में, 24 चौक को कितना होता है? 96 हो जाएगा ना। 23 से, 23 दिया कितना? 69, ये हो जाएगा 3 3 6, ये 2, ये जो घटाओगे 12 में से हो जाएगा 3, और ये 1, 13 हो जाएगा ना, 4 1। अब 26 यानी 13 से, तो कितना बार में? 6 बार में, 6 6 के 36, 6 6 के 36, 3 39, 6 दूना 12, 1, तो अधिक हो जा रहा है, 5 बार में लेकर जाओ। हाँ तो वो तो सब लिखा जाएगा, मतलब कि कहने का मतलब इसका लगभग वर्गमूल कितना आ जाएगा? 93 प्लस माइनस 1 3 5, ठीक है। 5 5 25, 5 6 के 30, 3 28, और 5 दूना 10, 10 2 12, हाँ बस, यानी लगभग इतना आएगा, लगभग में। तो एक बार क्या ले लो? प्लस का ले लो, एक बार क्या ले लो? माइनस का ले लो। तो इन दोनों को एक बार जोड़ोगे, प्लस वाले ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा? धनात्मक वाला, तो 5 3 8 और 9 3 12 और 1 1 2, 200, ये तो जाएगा 22 का नाम 22, ये 0, अब 80 हो जाएगा ना, तो 22 तिया कितना हो जाएगा? 66, यानी लगभग 10.3 एक आंसर हो जाएगा। एक बार घटाओगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो 7 35 7 कितना? 42, यानी कि एक बार दूसरा जो आंसर आएगा ना, ये आएगा माइनस का 42/22, ठीक है। तो 22 दूना 44, तो 1 कुछ आएगा, ठीक है। और 2 से काट दो ना, 11, और ये हो जाएगा 21, तो 11 का नाम 11 और 10 बचा 100 हो जाएगा, 11 9 99, तो माइनस का 1.0.1। अतः फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? दिखाई दे रहा है, यानी ये आ जाएगा 10.3 और माइनस का 1.9, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, 1 2 आ रहा है, कहाँ से? कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? आंसर हो जाएगा। अब रह गई बात कि सवाल में क्या दिया है, यहाँ पहले ही माइनस दिया है ना, तो अगर ये माइनस दिया है तो उसके लिए कुछ और आंसर आ जाएगा जब उसका लगाओगे तो, लेकिन अगर यहाँ प्लस रख कर लगाओगे तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा, ठीक है। और माइनस जब रखोगे तो आंसर और कुछ आएगा। बात समझ आया? नोट कर लो, ये भी सवाल क्या है? सही है। और एक बार तुम लोग यहाँ माइनस रख कर हल कर लेना, ठीक है। अब प्लस लिखा गया तो अब एक सवाल बना लो ये प्लस वाला, ठीक है। नोट कर लो। It's 15:04. By the way, aeroplane mode is on, so you won't hear new notifications.